मेरा शौहर अपने 16 साल भतीजे को घर में लेकर आया और कहने लगा, मैं अपने भतीजे को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। वो था तो 16 साल का, लेकिन उसका कद काट और चाल डाल जवान लड़कों जैसी थी। उसका जिस्म भी बराबरा था। मुझे वो अच्छा लगने लगा। वो किसी न किसी बहाने से मेरे साथ लग जाता। उसकी इस हरकत से न जाने मुझे क्या होने लगता। मेरे लिए काबू पाना मुश्किल हो जाता। मेरा शौहर परदेश में रहता था, इसलिए उनके बगैर रहना मेरे लिए मुश्किल था। क्योंकि मैं अभी जवान थी, मेरे बहुत सारे अरमान थे जो पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए मैं जब भी भतीजे को देखती तो मेरा दिल धक धक करने लगता। मैं जानबूझकर उसके सामने ऐसा लिबास पहनती जिसे देखकर वो भी मचलने लगता। एक रात मैं उसके कमरे में चली गई। वो अपने आईपैड पर कुछ देख रहा था। मैं सीधा उसके पास गई और उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। उसने सुकून से आईपैड नीचे रखा और वो समझ चुका था कि मैं कौन हूँ और उसके पास क्या लेने आई हूँ। फिर उसने मेरे हाथ अपनी आंखों से हटाए और मुझे अपने सामने किया और फिर पूरी रात मेरे साथ। शादी के बाद मेरा शौहर दुबई चला गया और मैं पाकिस्तान में अकेली रहती थी। शादी को 8 साल गुजर गए थे, मगर मेरी कोई औलाद नहीं थी। मेरे शौहर जल्द ही वतन वापस आ जाया करते थे। इस दफा भी वो ईद पर वापस आ गए, लेकिन ये ईद हमारे लिए शौक में गुजरी। खानदान में एक बहुत बड़ा सानिया पेश आ गया। मेरे मियाँ का एक ही भाई था जो उनसे बड़ा था और उसका एक बेटा था जो 16 साल का था। वो दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी के साथ हादसा पेश आया। ये खबर सुनते ही मैं और मेरे हस्बैंड फौरन हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले ही मेरे जेठ और जेठानी इस दुनिया से चले गए। चूंकि उनका बेटा उनके साथ नहीं था, इसलिए वो सही सलामत था। मेरी सास और ससुर पहले ही वफात पा चुके थे, इसलिए मेरे शौहर का भतीजा अकेला रह गया था। उसके माँ बाप और दादा दादी इस दुनिया से जा चुके थे। फूफो उसकी कोई थी नहीं। रिश्तों के नाम पर सिर्फ एक चचा बचे थे जो कि मेरे शौहर थे। हम दोनों उस बच्चे को बहुत दिलासा देते रहे। बहुत अरसा हमारा इसी गम में गुजरा। समीर का हमारे अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए मेरा शौहर उसे अपने पास ले आया और इधर ही स्कूल में दाखिला करवा दिया। वो 8वीं क्लास में पढ़ता था। कुछ अर्सा बाद मेरे शौहर दुबई वापस चले गए। अब मैं और समीर अकेले घर पर रहने लगे। वो हर वक्त उदास रहता और कभी कभी चुपकर अपने माँ बाप के दुख में रोया करता था। मैं अक्सर उससे पूछने की कोशिश करती, लेकिन वो मुझे कोई जवाब नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता जैसे वो मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं करता। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती कि वो मेरे साथ बातें करे, मुझे अपनी माँ की तरह समझे। मेरी भी कोई औलाद नहीं थी। मैं चाहती थी कि इसी बहाने मेरी ममता की प्यास भी पूरी हो जाएगी, लेकिन समीर तो मेरे साथ सीधे मुंह से बात भी नहीं करता था और मुझसे दूर दूर रहता था, इसलिए मैंने भी उससे बात करना छोड़ दी थी। एक दिन मैं उसके कमरे में खाना देने गई तो वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखते ही उसने फोन छुपा लिया। मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो कहने लगा कि अपने दोस्त से। वो ऐसे घबरा रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने कहा कि खाना खा लो, तो वो कहने लगा कि आप रख दे, मैं खुद ही खा लूंगा। उसकी सांस फूली हुई थी। मुझे उस पर शक सा होने लगा। मैं अब उस पर नजर रखने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस वजह से बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। मैं रात को समीर के कमरे में गई तो वो सो रहा था, लेकिन उसका मोबाइल ऑन था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मोबाइल देखते देखते सो गया हो। मैंने उसका मोबाइल उठाकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। मोबाइल में एक ऐसी वेबसाइट मौजूद थी जहां से लोग गैर इखलाकी किस्म की तस्वीर और वीडियोस देखते हैं। मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ और उस पर गुस्सा भी आया कि अभी वो छोटा सा बच्चा है और वो किस तरह की चीजें देख रहा है। फिर मैंने उसका आईपैड चेक किया। उसकी हिस्ट्री में भी इसी तरह का मवाद मौजूद था, जिसे देखकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने उसका मोबाइल और आईपैड दोनों लिए और अपने कमरे में छुपा दिए। अगले रोज समीर बहुत परेशान नजर आ रहा था। शायद वो अपना आईपैड और मोबाइल ढूंढ रहा था। शाम को वो मुझसे पूछने लगा, चच्ची आपने मेरा मोबाइल कहीं देखा है और मेरा आईपैड भी नहीं मिल रहा। ये सुनकर मैंने उसे बुरी तरह से डांट दिया और कहा कि वो दोनों मेरे पास हैं। जिस तरह का मवाद तुम देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मोबाइल और आईपैड वापस दे दूंगी? मैंने ये कहा ही था कि उसने गुस्से से मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने उसे गुस्से से मजीद डांटा और कहा कि मैं तुम्हारे चचा को तुम्हारी शिकायत करूंगी। वो आगे से कुछ नहीं बोला, लेकिन कहर भरी नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में जरा भी खौफ नहीं था। मैं कुछ परेशान सी हो गई। अब उसने एक नया काम शुरू कर लिया था। वो रात को खाना खाता और घर से बाहर चला जाता। जब वो वापस आता तो मैं उसका इंतजार कर रही होती और आते ही मैं उससे पूछती कि वो कहाँ पर था, मगर वो मेरी किसी बात का भी जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला जाता था। सुबह जब स्कूल जाता तो जाते हुए अपने कमरे का हाल ऐसे करके जाता कि उसे सेट करने में मेरा पूरा घंटा लग जाता था। वो अपने कपड़े निकाल कर बेड पर फेंक देता और अपनी चीजें इधर उधर फेंक कर चला जाता था। मैं जो भी खाना बनाती तो उसमें तरह तरह के नुक्स निकालता। हालांकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन वो जानबूझकर उसे नापसंद कर देता और कभी कभी खाने की ट्रे फेंक देता। मैं तो उसकी इन हरकतों से तंग आ गई थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करता था। बहुत ही अजीब जिद्दी किस्म का लड़का था। मेरी कोई भी बात नहीं मानता था। एक रात मुझे शदीद खांसी हो रही थी। मैं नींद से उठी और पानी पीने के लिए किचन में आई। समीर टीवी लॉन्ज में बैठा कोई बेहुदा किस्म की अंग्रेजी फिल्म देख रहा था। टीवी का वॉल्यूम उसने बंद किया हुआ था। मुझे देखकर एकदम से खड़ा हो गया। उसके हाथ में सिगरेट भी था, जिसे उसने पीछे छुपा लिया, लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया था। मैं उसकी तमाम हरकतें देखकर बहुत परेशान हो गई कि ये लड़का तो हाथ से निकल गया है। मैं गुस्से से उसके पास गई और उससे कहा कि हाथ आगे करो।
मगर वो मेरी सुन नहीं रहा था और मुझे गुस्से से घूर रहा था। मैंने एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया। फिर टीवी बंद किया और मैं अपने कमरे में जाने लगी। समीर ने मुझे पकड़ लिया और गुस्से से सोफे पर गिराया और कहने लगा, आज के बाद अगर मेरे ऊपर हाथ उठाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो डर ही गई थी, वो इस कदर बदतमीज भी था, मुझे इसका आइडिया नहीं था। वो इस तरह बोलकर अपने कमरे में चला गया। मैं तो उसे अपना बेटा समझती थी और उसके लिए कितने जतन करती थी। सबसे अच्छे स्कूल में उसे दाखिला करवा कर दिया था, उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे, लेकिन वो तो सीधे मुंह से बात भी नहीं करता था। एक दिन मैंने अपने शोहर को फोन किया और समीर की तमाम हरकतें अपने शोहर को बता दी। वो कहने लगे कि तुम मेरी बात उससे करवाना, मैं उसको समझाऊंगा। मैंने कहा कि मैं उसे और नहीं झेल सकती, तो वो मुझसे गुस्से से कहने लगे, मैं उसे कहीं भी नहीं भेज सकता और उसे अपने आप से दूर भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो कहाँ जाएगा? ये बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा सा नरम पड़ गया। फिर मैंने अपने शोहर से कहा कि आप उसको समझाएं कि वो मेरे साथ बदतमीजी ना करे। अगले रोज मैंने अपने शोहर को फोन किया और समीर के कमरे में आ गई। वो चेयर पर बैठा कुछ कर रहा था और एक बार फिर मुझे गुस्से से देखने लगा। मैंने फोन उसके आगे कर दिया, लाउड स्पीकर ऑन था। मैंने कहा, ये लो अपने चचा से बात करो। ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर निकल गई और टीवी लाउंज में जाकर बैठ गई। 15-20 मिनट बाद वो मेरे पास आया और फोन टेबल पर रखकर चला गया। उसकी शक्ल से ऐसे लग रहा था जैसे उसके चाचा ने उसे डांटा हो। फिर वो कुछ देर बाद दोबारा मेरे पास आया और कहने लगा, चची मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद आपसे बुरा रवैया नहीं रखूंगा। ये कहकर वो दोबारा अपने कमरे में चला गया। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि समीर मुझसे माफी मांगेगा। फिर हम शाम को खाना खाने बैठे तो खाना खाने के बाद वो अपने बर्तन लेकर खुद धोने लगा। वो बहुत सुधर गया था। इसके बाद शाम को वो मुझसे कहने लगा, चची आपको कुछ मंगवाना है तो बताएं। तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं मंगवाना। फिर शाम को मैंने उसका फेवरेट कौरमा बनाया। मैं यही चाहती थी कि वो सही तरीके से रहे। अब समीर मेरे साथ सही तरह से रहने लगा। फिर मेरा रवैया भी उसके साथ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात वो मेरे लिए मिल्क शेक लेकर आया। कहने लगा, ये मैं आपके लिए बनाकर लाया हूँ, आप पियेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सारा दिन काम कर करके थक जाती हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा जैसे आपको ताकत की जरूरत है। मैंने भी कुछ दिली का मुजाहरा किया और मिल्क शेक पी लिया। कुछ ही देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो 10 बज रहे थे। मुझे खुद पर हैरत होने लगी कि मैं कभी इतनी देर तक नहीं सोई और समीर तब तक स्कूल नहीं जाता था जब तक मैं उसे जगा ना दूं। मैं जब उसके कमरे में गई तो वो नहीं था। मुझे यही मालूम हुआ कि वो स्कूल जा चुका है। मैंने शुक्र किया, चलो ये तो कुछ जिम्मेदार हुआ। आज जब वो स्कूल से आया तो बड़ा खुश लग रहा था। आते ही मुझसे बहुत सारी बातें करने लगा। न जाने वो मुझे देख देख कर क्यों मुस्कुरा रहा था। जब मैंने उसे पूछा तो कहने लगा कि आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ हैरत सी हुई। आज तक उसने मेरी कभी भी तारीफ नहीं की थी। मैंने कहा, खैरियत तो है, मैं तुम्हें प्यारी क्यों लग रही हूँ? तुम तो मेरे साथ बहुत सी लड़ाइयाँ करते थे। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, बस ऐसे ही, लेकिन अब आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मैंने बात को मजाक में डाल दिया, लेकिन न जाने क्यों मुझे अब समीर की नजरें बदली बदली सी लग रही थी। वो मुझे सर ता पैर बड़े गौर से देख रहा था। पहले तो मैं उसकी नजरों को नजरअंदाज कर देती, लेकिन फिर मुझे अजीब सा लगने लगा। अब वो मेरे साथ बदतमीजी भी नहीं करता था। उसका रवैया भी मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर अब उसकी नजरें बदली बदली थी। वो 16 साल का लड़का था, लेकिन उसका देखने का अंदाज जवां मर्दों जैसा था। एक रात हम खाना खा रहे थे। वो खाना खाते हुए मेरी तरफ ही देख रहा था। कहने लगा, आप चचा को बहुत मिस करती होंगी। मैंने कहा, हाँ वो मुझे बहुत याद आते हैं। फिर वो कहने लगा, जाहिर है चचा के बगैर इतना अरसा गुजारना आसान थोड़ी है। ये सुनकर मैं चौंक गई। वो बड़े अजीब अंदाज से बात कर रहा था। मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर वो मुझसे कहने लगा, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। मुझे उसकी तारीफ कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। न जाने क्यों वो आजकल मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था। मैंने उसे टोक दिया और कहा कि चुपचाप खाना खाओ, फजूल बातें मत करो। वो हंसते हुए मेरी तरफ देखने लगा। एक दिन मैं शाम की चाय बना रही थी। वो पीछे से आया और मेरे गले में बाहें डाल दी। मैंने घबराकर उसे अपने आप से दूर किया। मैंने कहा कि ये क्या हरकत है? तो वो हंसकर कहने लगा, चच्ची डर गई। ये कोई बुरी हरकत नहीं थी, बल्कि मेरा प्यार था। आखिर आप मेरी चची हैं। मैंने कहा, तुम जरा फासले पर रहकर भी अपना प्यार दिखा सकते हो। मुझे उसकी नजरों से कोफ्त होने लगी थी। वो कहने लगा, मैं आपके लिए डेयरी मिल्क लाया हूँ। उसने फटाफट चॉकलेट का रैपर खोलकर चॉकलेट मेरे मुंह में डाल दी, इसलिए मजबूरन मुझे खानी पड़ी। डेयरी मिल्क खाने के बाद ही मुझे चक्कर आने लगे, इसलिए मैं अपने रूम में चली गई और मैं अपने बेड पर जाकर लेटी। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। समीर मेरे साथ मेरे बेड पर सो रहा था। मैं बहुत हैरान परेशान हो गई और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरे साथ क्यों सो रहा था। मैंने उसे जगाया तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। फिर मैंने उसे कहा कि तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? वो बड़े मुतमईन अंदाज में कहने लगा, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आकर सो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बेडरूम में मेरे साथ सोने वाले? वो कहने लगा, मैं बच्चा ही तो हूँ, मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूँ। फिर मैं खामोश रही। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत बहुत जल्द होने लगी। मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गई तो उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी कि मैं आमला हो चुकी हूँ। ये खबर सुनकर मैंने अपने आप पर न जाने कैसे कंट्रोल किया।
और घर की तरफ भागी। मुझे पूरा यकीन था कि समीर ने ही मेरे साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि वो रात को मुझे कभी कुछ खिला देता और कभी कुछ, जिसे खाते ही मेरा सर चकराने लगता और कुछ देर बाद मुझे नींद आ जाया करती थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। फिर मुझे उसकी सारी बातें याद आने लगी कि चाची आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, मुझे आपके बाल बहुत प्यारे लगते हैं। फिर मुझे वो वक्त भी याद आ गया जब वो पहली बार मेरे लिए मिल्क शेक बनाकर लाया था, और फिर वो चॉकलेट भी याद आ गया जो उसने मुझे जबरदस्ती खिलाया था। फिर मुझे उसके सारे जुमले याद आने लगे और उसकी सारी नजरें याद आने लगी। मैं उस वक्त शदीद जबजब का शिकार थी। मुझे बहुत अफसोस होने लगा कि उसे जरा भी शर्म ना आई ऐसा घटिया खेल खेलते हुए। मैं जब घर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि घर पर मेरे शोहर आ चुके थे, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। ये पहली दफा थी कि वो मुझे बगैर बताए दुबई से वापस लौटे थे। कहने लगे कैसा लगा मेरा सरप्राइज। ये पहली दफा थी कि उनके आने पर मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि मैं जो खबर सुनकर आ रही थी उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। मैं अंदर आते ही अपने शोहर के साथ लगकर रोने लगी। मेरे शोहर को ये था कि ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन मैं तो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। वो मुझे चुप करवाने लगे। पीछे से समीर भी बोलने लगा, चच्ची आप रो क्यों रही हैं? आप यहाँ पर अकेली थोड़ी थी, मैं यहाँ आपके साथ इस घर में मौजूद था, आपको कभी भी बोर नहीं होने दिया। चचा के आते ही आप रोने लग गई। जब मेरे कानों में समीर की आवाज पड़ी तो मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल किया उसका मुंह तोड़ दूं। अगर मेरे शोहर वापस ना आए होते तो आज उसके लिए बहुत बुरा होता। रात को जब मेरे शोहर सो गए तो मैं अपने कमरे से निकलकर समीर के कमरे में आ गई। वो अभी भी अपने मोबाइल में मसरूफ था। न जाने वो क्या देख रहा था। वो इस कदर मोबाइल में मसरूफ था कि उसे कोई होश नहीं था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं उसके पास पहुंची तो मुझे समझ आ गई कि वो अब भी वही बेहुदा वीडियो देख रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा कि तुम इस कदर घटिया इंसान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब देखते हुए। वो बेशर्म आगे से कहने लगा, मैंने क्या किया है? मैंने कहा तुमने जो मेरे साथ किया है वो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। मैंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे बताया है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जिसे सुनकर वो मुस्कुराने लगा और बेशर्मी से कहने लगा, ये उस थप्पड़ का जवाब है जो आपने मेरे मुंह पर मारा था। आपने क्या सोचकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था? आप कौन होती है मुझ पर हाथ उठाने वाली? आपको क्या लगा था कि मैं आपसे बदला नहीं लूंगा? वो गुस्से में ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे भले के लिए ये सब कुछ किया था ताकि तुम बुरे कामों में ना पड़ो। जिस पर वो मुझसे कहने लगा, आप मुझे शुरू से ही अच्छी लगती थी, लेकिन जब से चचा यहाँ से चले गए मैंने आपके करीब आने की कोशिश की, लेकिन आप इस तरह मुझ पर पाबंदियां लगाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और यूं बात बढ़ते बढ़ते आपने मुझे थप्पड़ दे मारा। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके अलावा आपने चचा से मेरी शिकायत भी लगाई। इस पर चचा ने मुझे बहुत डांटा, इसलिए मैंने आपसे बदला लेने का फैसला किया। पहले तो मैं आपके साथ बिल्कुल ठीक हो गया, अपना एतबार बनाया। फिर एक दिन मैंने आपको मिल्क शेक पिलाया जिसमें नशे की दवा थी। मेरा इरादा बस आपके साथ एक बार करने का था, लेकिन मुझे आपकी आदत हो गई और मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे उसकी बातों से वहशत होने लगी। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, समीर के कमरे का दरवाजा खुला। मेरे शौहर गुस्से से हमारी तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर तो हम दोनों की ही जान निकल गई। वो गुस्से से अंदर आ रहे थे। वो गुस्से से अंदर आए और समीर की पिटाई करने लगे। मैं पहले ही रो रही थी। उन्होंने समीर को बहुत मारा। मुझे ये डर था कि वो मुझे भी साथ में ना पीटना शुरू कर दे। वो मुझे गुस्से से बोले कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैं फौरन अपने कमरे में आ गई। मैं सारी रात रोती रही, लेकिन वो कमरे में नहीं आए। फिर सुबह उन्होंने समीर का सामान बांधा और उसे लेकर बाहर चले गए। शाम को जब वो वापस लौटे तो अकेले थे और आकर बताने लगे, मैंने उसे हॉस्टल में दाखिल करवा दिया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सगा भतीजा तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं रोने लगी थी। चंद दिन बाद ही मेरे शौहर ने मुझे मेडिसिन ला कर दी, जिसे खाने के बाद मेरा हमल खत्म हो गया था। फिर वो मुझसे कहने लगे कि अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब मेरे शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आज भी जब मैं वो बीता हुआ वक्त याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीग जाती हैं।